जिनका शौक है मोटिवेट करना। वे डूबते को सहारा देते हैं। इंसान के अंदर मर चुके जज्बात और जोश को जिंदा कर देने का हुनर उन्हें बखूबी आता है। आप ऊंचाइयों पे पहुंचने का सपना देख रहे हैं, वे सपने को साकार करने का तरीका बता देंगे। आप मंजिल तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, वे आपको सही दिशा दिखा देंगे। ऐसे शख्स को विवेक बिंद्रा के नाम से जानते हैं। विवेक जी, बिजनेस टुडे टेलीविजन के बातें कामयाबी की शो में आपका स्वागत है। पहला सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि मोटिवेशनल स्पीकर, मैनेजमेंट गुरु, एंटरप्रेन्योर जैसे शब्द आपके पर्यायवाची बन गए। इन शब्दों का जुड़ाव आपके साथ कैसे हुआ? ये कहानी कहाँ से शुरू होती है? कहानी की शुरुआत निगम जी वहीं से होती है जहाँ ज़रूरत पैदा होती है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, सबको मालूम है। और वहीं से परिवर्तन आता है। जितना तेज परिवर्तन लाएं तो मैं कौन, आई एम द चेंज। मैं एक वो परिवर्तन हूँ और उस परिवर्तन को मैं लोगों को कम्युनिकेट करना चाहता हूँ विद फुल कन्विक्शन एंड क्लैरिटी। मैं आज एंटरप्रेन्योरशिप को एनेबल करना चाहता हूँ। भारतवर्ष के अंदर अगर कोई चीज प्रोग्रेस ला सकती है तो वो एंटरप्रेन्योरशिप ला सकती है, उसके अलावा कुछ नहीं। एक इकोनॉमी की ग्रोथ होती है हमेशा तीन चीजों से। पहली है कंजम्पशन, दूसरी है सेविंग, तीसरी है इन्वेस्टमेंट। सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी कंजम्पशन बढ़ाती है, कंजम्पशन भी कंजम्पशन बढ़ाती है, और ये तीनों मिलकर फिर कंजम्पशन बढ़ाते हैं, तभी देश बढ़ता है। और इनके लिए आपको चाहिए एंटरप्रेन्योर। और एंटरप्रेन्योरशिप को एनेबल करने के लिए आज हमारा अस्तित्व, हमारी आइडेंटिटी, हमारा पर्पस, हमारी सांसें, हमारी नींद, हमारी जागृत अवस्था सब इसी के लिए है। हम हर वो काम करेंगे। पीछे न्यूज चैनल पे लोग बोल रहे थे कि आप अडानी के फेवर में बोल रहे हैं। अरे मैं वो बोले तो आप अडानी के एजेंट हो, वो बोले आप अडानी के स्पोक्स पर्सन हो, आप अडानी के लिए आए हो यहाँ पे। मैं बोला बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं अडानी का एजेंट हूँ, मैं हर एंटरप्रेन्योर का एजेंट हूँ, मैं 13 करोड़ एमएसएमईज का एजेंट हूँ। मुझे मिलता कुछ नहीं इनकी एजेंसी के लिए, लेकिन इससे भारत को मिलता है। और जब खुशहाली आएगी तो हर पॉलिटिकल पार्टी का, हर बिजनेस का, हर इंसान का देश में फायदा होगा। और वही मेरा पर्पज है। मैं एंटरप्रेन्योरशिप को एनेबल करने के लिए जीवित हूँ। सर, आपने अडानी का जिक्र किया तो अडानी का सवाल मेरे जहन में आया कि इन समय जो अडानी को लेकर चल रहा है, अचानक से वो बहुत ऊपर गए, फिर अचानक से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, फिर उनका एक डाउन हो गया, फिर अब चीज़ें बैलेंस हो रही हैं। तो इस तरह की बिज़नेस में बहुत सारे बिजनेसमैन के साथ इस तरह की चीज़ें होती हैं कि उठना गिरना होता है। तो इस पूरी घटनाक्रम को आप किस नज़र से देखते हैं और क्या संदेश देना चाहेंगे आप उनके निवेशकों को? लोगों को ना, पहले तो क्या है मैं आपको समझाता हूँ। एक मेरे यहाँ पे माली काम करता है मेरे घर पे। उस माली से मैंने एक दिन पूछा, ये बागेश्वर बाबा धाम कौन है? बोले बहुत बड़े संत हैं, सब कुछ जानते हैं, बहुत जबरदस्त है। जब उनके ऊपर कंट्रोवर्सी आई, मैंने पूछा क्या विचार है आपका? बोले पहले मैं उन्हें बहुत बढ़िया मानता था, अब मुझे लग रहा है वो पाखंडी है। फिर उन्होंने आके कुछ पत्रकारों को लेके ठोक दिया, प्रूफ कर दिया। मैंने कहा अब क्या मानना है? कह रहे नहीं वो बड़े संत हैं। आपको क्या समझ में आई? सब कुछ वही था, बागेश्वर बाबा भी वही थे, मेरा माली भी वही था। मीडिया पे पहले देखा संत लगे, मीडिया पे दोबारा देखा अरे गड़बड़ है, मीडिया पे तीसरी बार देखा नहीं संत है। यानी कि कहानियों से परसेप्शन बदलता है। और कैसे परसेप्शन एक माली का बदला वो दिखाई पड़ा आपको अडानी के केस में। मैं आपको समझा देता हूं, इसके पीछे की साइंस को समझो। हिंडनबर्ग एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कोर्ट में अमेरिका में केस में जीत जाती है। हमारे देश के इरोज इंटरनेशनल ने भी उसके ऊपर केस किया, चाइना की एक बहुत बड़ी फर्म ने उसके ऊपर केस किया। ये दोनों हार गए केस, इरोज भी हार गया, चाइनीज कंपनी भी हिंडनबर्ग के अगेंस्ट हार गई। अब आपको लगेगा इसीलिए हार गए होंगे क्योंकि हिंडनबर्ग ने सच बोला होगा? नहीं, इसलिए नहीं हारे। वो इसलिए हारे क्योंकि अमेरिका में ओपिनियन रखने की आजादी है। और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में दो चीजों पे ध्यान देना। वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं वी बिलीव, और दूसरा क्या बोलते हैं? वी थिंक। उनकी पूरी रिपोर्ट में ये दो चीजें मिली, वी बिलीव, वी थिंक। तो अमेरिका ने बोला इसकी रिपोर्ट सही है गलत है हमें क्या मतलब, वो तो उनका विचार है, विचार रखा। ये तो नहीं कह रहे कि भाई अडानी ने फ्रॉड किया है, वो कह रहे हमको लगता है हो सकता है फ्रॉड किया हो। 10 लोगों की ऑर्गेनाइजेशन 3 साल पुरानी, लाखों लोगों की ऑर्गेनाइजेशन अडानी 30 साल पुरानी। हमारे देश में भुट्टा सेकने के लिए कोयले पे जैसे हवा दी जाती है, ऐसे ही हिंडनबर्ग ने हवा दे दी कि जी हम यहाँ पे अडानी, ऐसा अडानी, वैसा अडानी, सारे नंबर्ड अडानी के। आप डेट सर्विस कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो, आप उनकी जो एसेट टू डेट रेशियो, ये सारे बेसिक रेशियो थे जिनकी जानकारी नहीं। पर पॉलिटिकल पार्टीज को मौका मिल गया है और उसके चक्कर में लोग अपने देश के खिलाफ बोलने की जरूरत नहीं है।
अगर अडानी ने गलत किया पकड़ में आ जाएगा, चीजें सारे नंबर वापस आ चुके हैं। मैं बहुत न्यूज चैनल पे बात कर चुका हूं अडानी के विषय में, पर हिंडनबर्ग ऑर्गेनाइजेशन विश्वसनीय बिल्कुल नहीं है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में उसको रिपोर्ट बनाने के लिए अब इस समय बैन कर दिया गया है, वो वहां रिपोर्ट नहीं बना सकता। तो आप मानते हैं कि अडानी जी के साथ जो अभी हो रहा है, जिस दौर से वो गुजर रहे हैं, वो इससे बाहर निकल जाएंगे? वो निकले नहीं निकले, बॉटम ना आप जानते, टॉप ना मैं जानता। मेरा मुद्दा वो नहीं है वो निकले ना निकले, मेरा मुद्दा नहीं उन्होंने फ्रॉड किया नहीं किया। मेरा मुद्दा यह है कि अडानी के बिजनेस चल रहे हैं, अडानी के बिजनेस सेफ हैं, कैश फ्लोज हैं, रिकरिंग रेवेन्यू के बिजनेस हैं, धंधा वैसे का वैसा है, कागज ऊपर नीचे हुआ है। अडानी की कंपनी ओवर वैल्यूड थी, बहुत ओवर वैल्यूड थी, सबको पता है। उसमें इन्वेस्ट आपको नहीं करना चाहिए था, मुझको नहीं करना चाहिए था, सबको पता है। रिटेल इन्वेस्टर को नहीं जाना चाहिए क्योंकि प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज्यादा थी, सबको पता है। आज उसका प्राइस करेक्शन हो गया है, पर धंधा ठीक है, अडानी सेफ है। निकल जाएंगे मतलब क्या, निकले हुए हैं, वो सेफ है, उनको कोई तकलीफ नहीं है। अडानी के धंधे ऑन हैं, चालू हैं, बस उनकी रैंक बदल गई, दूसरी रैंक से 15वीं रैंक 17वीं रैंक पे आ गए। दुनिया में क्या फर्क पड़ता है इससे, धंधा चल रहा है। आज जब गूगल में वैल्यूएशन ड्रॉप हुई 15% लोग निकाल दिए, फेसबुक में वैल्यूएशन ड्रॉप हुई 8% लोग निकाल दिए, अमेजॉन में वैल्यूएशन ड्रॉप हुई 9% लोग निकाल दिए, अडानी की वैल्यूएशन 50% ड्रॉप हुई, एक आदमी नहीं निकाला। अरे धंधा चल रहा है मेरे भाई, कागज ऊपर नीचे हुआ है, इसलिए भ्रमित मत होइए। मैं एंटरप्रेन्योर्स के साथ में उनका एडवोकेट बिना पैसे लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। मुझे देश के एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ाना है। ये आपके पहले प्रश्न का भी उत्तर है, दूसरे प्रश्न का भी उत्तर। चलिए अब इस मुद्दे से बाहर निकलते हैं। सर आप मैनेजमेंट गुरु हैं, ठीक है, आप मोटिवेशनल स्पीच देते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं। मैं इसको दो तरीके से जोड़ रहा हूँ कि एक ज़माना था कि नुक्कड़ पे गाँव देहात में लोग ज्ञान देते थे, बैठ के बड़े बुजुर्ग बताते थे, तो लोग भागते थे दूर कि यार ज्ञान फैल रहा है, भागो। आपने एक ऐसा सम्मोहन बांधा कि लोग आपकी स्पीच सुनने के लिए आते हैं, आपके पास खींचे चले आते हैं। ये क्या जादू है, ये कौन सा सम्मोहन है? कौन सा सम्मोहन, कौन सा जादू? ये जादू हर वो व्यापारी कर रहा है जो कस्टमर की प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व कर रहा है कि कस्टमर आपके बिना अपने आप सॉल्व ना कर पाए। तो जादू, ये आपने जादू पूछा ना, तो ऐसे नहीं करते जादू। जादू करते हैं कस्टमर की प्रॉब्लम को समझो, उसको समझो, फिर प्रोडक्ट बनाओ। तो कंज्यूमर और क्रिएटर जिस दिन साथ में आ जाए, सारे नंबर खत्म हो जाए। आपने बड़ी बड़ी कंपनियों में जाके लोगों को मोटिवेट किया है, स्पीच दी है, बड़ी बड़ी कंपनियां आपको बुलाती हैं। टेक्नोलॉजी की कंपनियों की दुनिया में अगर देखें तो बहुत सारा ले ऑफ हो रहा है, बहुत लोगों को निकाला जा रहा है, नकारात्मक माहौल थोड़ा सा। ऐसे में आप क्या सलाह देंगे कंपनियों को भी और उन लोगों को भी जो काम करते हैं, किन चीज़ों के लिए आपको पहले से तैयार रहना चाहिए और कैसे? कंपनी को ना 3 चीज़ों पर तैयार रहना चाहिए। निगम जी, कितनी चीज़ें आप भी याद रखिए, बाकी सबको बताता हूँ। कैश, ग्रोथ, प्रॉफिट। जिस धंधे में ये 3 चीज़ें हैं, कैश मतलब माल बेचने से पहले या माल बेचते ही तुरंत पैसा आए, कैश फ्लो अच्छा रहना चाहिए, जितना गया उससे ज़्यादा आया, फाइनेंस ये है। 3 चीज़ों का फाइनेंस है, समझ लीजिएगा। जितना पैसा गया उससे ज़्यादा आना चाहिए हर महीने, वो है आपका कैश फ्लो पॉजिटिव। जितने का माल बेचा उससे ज़्यादा का पैसा आना चाहिए, वो मार्जिन है, वो प्रॉफिट है। दोनों में फ़र्क है। फ़र्क क्या है मैं समझा देता हूँ। भारत की सरकार का जो टैक्स सिस्टम है उसके कारण फ़र्क समझाएगा आपको। ऐसा होता है, आपने 100 रुपये का माल 150 में बेचा, कितने का मुनाफा? 50 रुपए का। 100 का माल 150 में बेचा, 50 रुपए का मुनाफा। आपकी बुक्स में प्रॉफिट आ गया, आपने बिल इनवॉइस जनरेट किया, प्रॉफिट आ गया, पर पेमेंट 4 महीने बाद आई। तो यानी कि प्रॉफिट है, कैश नहीं है। ये प्रॉफिट नकली है, समझ में आ गया? 4 महीने बाद बाई चांस वो पेमेंट देने को मर गया, फिर आप उसके पीछे पीछे घूमते रहो, कोर्ट में जाते रहो, एमएसएमई समाधान योजना में जाओ, इसमें जाओ, उसमें 180 दिन और लगाओ, गेम ओवर। तो पहला चीज है, जब धंधा करो कैश का धंधा करो, उधार करो, कैश फ्लो स्टेटमेंट अच्छा। दूसरा चीज है मार्जिन। मार्जिन आपको बता दिया, 100 का माल 120, 130, 150 में बेचना है, क्योंकि बिकॉज एक्सपेंशन विदाउट ग्रॉस मार्जिन इज कमिटिंग सुसाइड। एक्सपैंड कर रहा है, मार्जिन है नहीं, गेम ओवर। तीसरी चीज ग्रोथ। अब जो कैश और प्रॉफिट आ रहा है वो हर महीने बढ़ बढ़ के आना चाहिए, वो है ग्रोथ। ये बढ़ बढ़ के हर महीने आना चाहिए। अगर आपकी कंपनी का आज आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है बिजनेस टुडे टीवी, ये भी हर महीने बढ़ना चाहिए, इसका टॉप लाइन, हर महीने इसका रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, वो ग्रोथ है। लेकिन बढ़े कैसे? प्रॉफिटेबल तरीके से बढ़े। और पेमेंट कैसे आए? आपके पास एडवर्टाइजर से पेमेंट आता है, तुरंत आए। ऐसे ही मेरा धंधा, आपका धंधा, सबका धंधा। मैं आपके तो बहुत इज्जत करता हूं, आप लोग बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो जिस धंधे के अंदर ये 3 चीजें, वहां ले ऑफ नहीं होगा। ले ऑफ होने का दूसरा कारण क्या होता है? आपकी स्ट्रैटेजी बार बार बदल जाना। आज आपने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसके लिए आपने 500 आदमी हायर कर लिए, बाद में बोला नहीं नहीं ये प्रोडक्ट काम का नहीं है, अब ये लॉन्च कर दो, तो इनको निकाल के नए आदमी लेकर के आए। लोगों का आपसे विश्वास खत्म हो जाता है। ये 2 कारण होते हैं कि ले ऑफ होते हैं। एक स्ट्रैटेजी बार बार बदलना, क्लैरिटी ना होना, और दूसरा कैश ग्रोथ प्रॉफिट कंट्रोल में ना रखना। सारे स्टार्टअप, सारे बिजनेस, जिसके ये 3 चीजें, मेरे यहाँ एक सीनियर लीडर थे हमारी कंपनी में, अंदर की बात आज आपके सामने बता देता हूँ।
वो सीनियर लीडर आकर के एक दिन ना एरो सिटी में एक होटल में जाकर के कॉफी शॉप पे मोबाइल लगा के रोने लग गए। हाई पेटीएम का आईपीओ आ रहा है, एक बेचारा छोटे गांव का लड़का कहां से कहां पहुंच गया, मैं अपनी बेटी का सारा पैसा जमा किया हुआ आज उसके आईपीओ में लगाने जा रहा हूँ, आने वाला है आईपीओ, आने वाला है आईपीओ। सीनियर लीडर था, मैंने उसको अपने पास बुलाया, मैंने कहा क्या कर रहा है भाई, तेरे कारण हमारी कंपनी की भी बेइज्जती होगी। आज पेटीएम के पास ना कैश है, ना ग्रोथ है, ना मार्जिन है। कैश उसका दूसरों को धंधे पे चल रहा है, ग्रोथ पिछले साल से डी ग्रो कर गया, मार्जिन आज तक लॉस में है कंपनी, उसमें तीनों ही नहीं है पेटीएम में। इसका आईपीओ आने के बाद, इसका आईपीओ आई इसलिए रहा है क्योंकि इसके इन्वेस्टर्स को बाहर निकलना है, इसके इन्वेस्टर्स के प्रेशर के कारण इसका आईपीओ आ रहा है। ओ भाई ये तो तेरा उड़ते ही फट से नीचे जाएगा। और मैंने उसको वहां बोल दिया, मैंने कहा देख लियो मेरे दोस्त, 9 महीने के अंदर ये 40% से ज्यादा ड्रॉप होगा। वो नहीं माना, उसने पैसा लगा दिया उस पर। आज वो एम्प्लॉय हमारे साथ नहीं है क्योंकि वो बहुत शर्मिंदा हुआ बाद में। और क्या हुआ, ये कंपनी 60% उड़ गई। हमारे देश का 60,000 करोड़ रुपया गायब हो गया इस कंपनी में से, क्योंकि 3 चीजें नहीं थी, कैश नहीं था, ग्रोथ नहीं था, प्रॉफिट नहीं था। नायका के साथ भी यही हुआ, जो जो ऐसे करेंगे उनके साथ यही हो। इनको आईपीओ जाना इनकी मजबूरी होती है। निगम जी सुनो पहले ध्यान से, मजबूरी क्या होती है इनकी। मैंने ना आपकी कंपनी में पैसा लगा रखा है, अब मेरा पैसा छुट्टा नहीं हो रहा है। आईपीओ में रिटेल इन्वेस्टर आएगा, मेरा पैसा छुट्टा होगा, मैं बाहर निकलूंगा, तो वो उसको इन्वेस्टर प्रेशर डालता है, आईपीओ चल, आईपीओ चल, आईपीओ चल। ये आईपीओ जाता है, इन्वेस्टर अपना पैसा निकाल के बाहर हो जाता है, इसका धड़ से गेम ओवर, और बेचारा रिटेल इन्वेस्टर मेरा आपके जैसा बर्बाद हो जाता है। किसी भी कंपनी के फंडामेंटल जानना जरूरी है। सर ये जो आपने एग्जांपल दिए बहुत अच्छा है, मैं इसको थोड़ा सा और लास्ट पे जाता हूँ कि शेयर बाजार में लोग पैसा डालते हैं बिना चीज़ों को समझे कि इसका शेयर डाल दो पैसा, ये शेयर गिर गया निकाल लो पैसा। ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देंगे कि मतलब कितना पेशेंस ज़रूरी है, कितना चीज़ें इसमें समझना कितना ज़रूरी है चीज़ शेयर बाजार को? इनको पता क्या करना चाहिए, इनको ढाबे पे वेटर की नौकरी करनी चाहिए। पूछो क्यों? इसलिए करनी चाहिए क्योंकि वहां पे ना टिप मिलती है। आपने 500 रुपए का खाना खाया तो आप 50 रुपए की टिप देते हो और वो टिप से खुश हो जाता है। अब इनका इससे क्या मतलब, आप पूछोगे? इनका इससे ये मतलब, ये ऐसे घोर अज्ञानता के लक्षण प्रकट करते हैं। इन लोग को कोई टिप देता है, अरे यहाँ डाल दे पैसा, ये टिप मिलती है ना, एक वो टिप होती है, एक ये टिप होती है। टिप मिली, इसमें पैसा डाल दे, इसमें पैसा डाल दे, जाएगा, भागेगा, दौड़ेगा। इनको फंडामेंटल सीखने चाहिए। एक मैं बताया था, अपनी तारीफ नहीं करना चाह रहा था, पर फिर भी कर देता हूँ, जरूरी है। यहाँ पे 39 मिनट का एक मैंने वीडियो दिया है, शेयर मार्केट का संपूर्ण ज्ञान। उसमें मैंने 10 फंडामेंटल बताए हैं, वो बताऊंगा तो आपके साथ में 1 घंटा उसमें निकल जाएगा। अगर पॉइंट्स में बता दे 10 फंडामेंटल कौन से, बहुत लंबा जाएगा। मैं आपको फिर भी शॉर्ट में बता दिया, 3 चीजें बता दी आपको, कैश चाहिए, ग्रोथ चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। अगला बता देता हूँ मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए। 5वां बता देता हूँ कंज्यूमर उसको कंसिस्टेंटली खरीद रहा हो बाजार से, आपको इंडिकेशन मिलते रहने चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि ये जो कंपनी है इसका 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड दिख रहा हो, 10 साल में इसने कितने डाउन लिए। ये मैं कुछ फटफट 6-7 चीजें तो आपको बता दी। वो 10 पॉइंट का वीडियो, उसे मैंने डेटा के साथ एक्सप्लेन किया है, वो देख लें आप। शेयर मार्केट में जब कोई वीडियो डालता हूं, वो 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ लोग देख लेते हैं उसको, उस वीडियो को तुरंत, क्योंकि लोग जानते हैं इस आदमी की समझ है, ये इन्वेस्ट किया हुआ है इसमें, इसलिए नहीं कर रहा है, इसको कोई कमीशन मिल रही है इसलिए नहीं कर रहा। मैंने किसी शेयर मार्केट में किसी कंपनी की को कभी प्रमोट नहीं किया कि इसमें पैसा, जैसे आज भी बोल देता हूँ अडानी के लिए, मैं ये नहीं बोल रहा अडानी में पैसा डालो, मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे जयचंद लोग जो हमारे देश में हैं उनकी मत सुनो बस। भाई हमारे देश के व्यापारी को आगे बढ़ाना, इतनी तो हमारी जिम्मेदारी, देश पे उंगली मत उठाना, इतना मैं कह रहा हूँ। खैर मैंने आपको बता दिया शेयर मार्केट के विषय में। एक पीछे किसी ने मुझसे इंटरव्यू में बोला था कि शेयर मार्केट जो है स्कैम है, स्कैंडल है, वो भी एक ज्ञानी है बहुत। शेयर मार्केट ना स्कैम है ना स्कैंडल है, कंप्लीटली रेगुलेटेड है, बहुत जबरदस्त एरिया। अगर इंटेलिजेंस आ जाए, राइट इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको ग्रोथ मिलेगी। अब शेयर मार्केट से बाहर निकलते हैं, कुछ दिन पहले बजट आया, बजट को लेकर आपकी क्या राय है? मैं टैक्स पर भी आऊँगा उसके बाद आपके पास। बजट भी, टैक्स भी, ये सब पे मैं राय दे चुका हूं, फिर भी आपने पूछ लिया है, मैं बता देता हूं। बजट अच्छा बजट है, मैं ये नहीं कहूंगा कि 10 में से 10 है बजट, पर ये बजट जो है, ये बजट एक करेज वाला बजट है जो लॉन्ग टर्म विजन के साथ रखा गया, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा काफी लगा दिया भाई। अपन 4-5 लाख करोड़ से 7.5 लाख करोड़ पे गए, उससे 10 लाख करोड़ पे आ गए, कई गुना ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाई गई। मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं। आज हम नोएडा में बैठे हैं, मेरे घर पे बैठे हैं, यहाँ पे जिम के अंदर चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे नोएडा में बाहर एक छोटा सा एक्सप्रेसवे है 20-25 किलोमीटर का, सड़क बनी, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बनने से 1 लाख मकान बन गए, उसके बनने से 2.5 लाख लोगों के ऑफिस बन गए, उसके बनने से 10 बड़े मॉल बन गए, उसके बनने से आज काफी रेजिडेंशियल पेरिफेरल छोटे बिजनेस भी आ गए, उसके बनने से एक बहुत बड़ी ग्रोथ आई। ये 25 किलोमीटर बता रहा हूं आपको। हमारा देश में हजारों किलोमीटर की सड़कें बन रही हैं। अमेरिका में सड़कें इसलिए हैं क्योंकि अमेरिका अमीर है, यस और नो? नो। अमेरिका
अमीर इसलिए है क्योंकि अमेरिका में सड़कें हैं। समझ में आ रही मेरी बात? बड़ी अलग बात बता रहा हूँ मैं। अमेरिका इसलिए अमीर है क्योंकि अमेरिका में सड़कें हैं। जब सड़कें होती हैं, अब सुनिए 2 बात और बताता हूँ बजट के बारे में आपको। एक बड़ी कमाल की बात, आज बड़े खुल के हो रहा है इंटरव्यू, ऐसे इंटरव्यू कम देता हूँ मैं कभी कभी, बड़ा स्पॉन्टेनियस बात हो रही है। जब आप किसी को रेवड़ी बांटते हो, रेवड़ी बांटना थोड़ा कठोर शब्द है पर इसका अर्थ ये हुआ जब आप किसी को फ्री बीज देते हो, कुछ गिफ्ट देते हो, तो 1 रुपए की रेवड़ी यानी कि 1 रुपए का फ्री बीज यानी कि 1 रुपए का गिफ्ट देने से 90 पैसे की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है देश में। जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाते हो तो 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट से 3.5 रुपए की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। अब इसको समझते हैं फिस्कल डेफिसिट से जोड़ के, साधारण भाषा में समझाना मेरी एक्सपर्टीज है, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट क्या है? मैंने अपने बजट के वीडियो के बाद अपने रसोइये से पूछा, मैंने कहा महाराज बोलते हैं प्रेम से अपने रसोइये को, मैं कहा महाराज फिस्कल डेफिसिट क्या है? समझ में आया मेरा वीडियो देख के? पूरा आ गया। मैं क्या है? बोला ज्यादा पैसा अगर देश में आया और कम खर्च हुआ तो फिस्कल सरप्लस, और ज्यादा पैसा देश से खर्च हो गया, देश की इनकम कम हुई तो फिस्कल डेफिसिट। सिंपल हो गया। तो अगर एक बावर्ची, जिसको महाराज, जिसको शेफ, जिसको एग्जीक्यूटिव शेफ, सू शेफ बोलो, वो भी समझ गया। अब इसको जोड़ते हैं। निगम साहब, फिस्कल डेफिसिट 2 तरह के होते हैं। ये तो आपके साथ चलते चलते आज मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास भी हो रही है साधारण भाषा में। फिस्कल डेफिसिट 2 तरीके हैं। एक फिस्कल डेफिसिट मैंने खर्चा ज्यादा कर दिया, इनकम कम हुआ, लेकिन रेवड़ी बांट के। एक फिस्कल डेफिसिट जिसमें मैंने खर्चा ज्यादा कम कर दिया, इनकम कम करी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करके। पैसा मेरा यहां भी ज्यादा खर्च हुआ, पैसा यहां भी ज्यादा खर्च हुआ, पर ये इन्वेस्टमेंट है, मुझे रिटर्न देगा आगे चल के। ये मेरा खत्म हो गया, साफ हो गया, इससे कोई रिटर्न नहीं आएगा आगे चल के। ये आएगा तो बहुत कम आएगा, मार्जिनल आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा कहना भी गलत हो जाएगा। यहां पे मेरे को बड़े रिटर्न मिलेंगे, इसलिए इसको ऐसे समझ लो, यहां पैसा खर्च हुआ है, यहां पैसा निवेश हुआ है। 2 तरह के फिस्कल डेफिसिट हैं। तो इस सरकार के इतने इलेक्शंस आने के बावजूद, मेरे ख्याल 10-11 राज्यों में इलेक्शन हो रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में पूरा हो रहा है, साउथ में हो रहा है, थोड़ा बीच में हो रहा है देश के, इतने इलेक्शन हो रहे हैं, जनरल इलेक्शन आने वाले हैं, आखिरी बजट है इनका। मैंने सोचा था निगम साहब इस बार कुछ ना कुछ ये सरकार ढील देगी, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, बिजली ले लो, पानी ले, सब कुछ ले लो, हमसे फ्री में ले लो। कुछ नहीं किया नहीं। पता नहीं, समाव सरकार को डर नहीं लगता है इसको। समाव मैं समझता हूँ कि बड़ी करेजियस सरकार है। सरकार किसी भी पार्टी की हो, लेकिन जब भी बजट आता है टैक्स की बात जरूर होती है। वो और टैक्स, मैं आपको बताता हूँ, इसको मैं एक नई तरीके से समझाता हूँ आज आपको निगम जी। हमारे देश में टोटल 4.25-4 करोड़ लोग टैक्स फाइल करते हैं। देश में लोग कितने हैं? 140 करोड़ से ज्यादा हैं। अभी कईयों का आधार नहीं बना, अंदर की बात ये है। सच बात है। 140 करोड़ से ज्यादा लोग हैं हमारे देश में, ठीक है। उसमें से कितने लोग टैक्स फाइल कर रहे हैं? 4 करोड़। उसमें से 2,80,00,000 लोग टैक्स फाइल कर रहे हैं, 0। कितना कर रहे हैं? 0। काम का टैक्स देने वाले लोग कितने? 1 करोड़। अब सरकार कहती है यार 140 करोड़ पे दिमाग लगाएं कि 1 करोड़ पे दिमाग लगाएं। और जो टेलीविजन देख रहे हैं और जो डिबेट में आते हैं और पूछते हैं, देखते हैं, वो ये 1 करोड़ ही है। वो टॉप 15 शहरों के प्रोफेशनल नौकरी करने वाले बेचारे। इसलिए सरकार इस पर टैक्स पे बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाती। उसका कारण इनकम टैक्स पे बोल रहा हूँ, जीएसटी पे नहीं बोल रहा। जीएसटी पे लगाती है। जीएसटी 10 लाख करोड़, 10.5 लाख करोड़ से 13.25 लाख करोड़ हो गया। 25% ग्रोथ लेकर के आई निर्मला ताई, आपको बहुत बधाई है। जीएसटी आने का मतलब पता क्या होता? ज़्यादा, कई लोग सोचेंगे अज्ञानता में, जीएसटी ज़्यादा आने का मतलब तो ये हो गया कि सरकार हमको लूट रही है। नहीं, जीएसटी ज़्यादा आने का मतलब है कंजम्पशन बढ़ी है। जीएसटी ज्यादा आने का मतलब है इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी है। जीएसटी किस पे देते हो? साबुन पे, तेल पे। जीएसटी किस पे देते हो? कपड़ा खरीदने पे। आप पहले कम कपड़ा खरीदते थे निगम जी, इस साल ज्यादा खरीद रहे हो, तो इसका मतलब आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी करी, मतलब आपका पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बढ़ा। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बढ़ा इसलिए बढ़ा क्योंकि देश आगे प्रगति कर रहा है। जीएसटी में आ रहा है। इनकम टैक्स में सरकार बहुत ध्यान कभी भी नहीं देगी, मैं बता सकता हूं। लेकिन सर देखिए, टैक्स देने वाला जो तबका है, उसकी टैक्स देने में कौन टूट रही है? गाड़ी लो तो टैक्स, रोड दो टैक्स, तो कहीं ना कहीं आपको समझा तो रहा हूँ, ये तबका बहुत छोटा है। तो इसी की कमर टूटी पड़ी है। आपको ये तबका बार बार दिखाई पड़ रहा है क्योंकि आपका तबका कमेंट करता है आपके वीडियो के नीचे। ये तबका आपको कुछ ना कुछ ओपिनियन पोल में पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि ये थोड़ा एजुकेटेड तबका है, ये सेमी एजुकेटेड तबका है। बाकी के लोग जो है, जो असली जनता है, पूरा भारत है, उनको इससे फर्क नहीं पड़ता है। वो खाली इसकी बात करते हैं। टैक्स फाइल कर कितने, बता तो दिया आपको, 1.25 करोड़ लोग काम किए जो टैक्स फाइल कर रहे हैं। जो बेचारे ईमानदारी से टैक्स फाइल कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं सरकार को थोड़ी सी राहत दे देनी चाहिए। ये आपने ठीक कहा। जो ईमानदारी से, जब इतने कम लोग पूरे देश को चला रहे हैं, इस 1.25 करोड़ लोग 140 करोड़ का खर्चा उठा रहे हैं, तो उनको राहत देनी चाहिए। मैं बताता हूँ राहत कैसे देनी चाहिए। राहत 2 तरीके से देनी चाहिए। मैं थोड़ा आउट ऑफ लीग बताऊंगा, काम की बात बताऊंगा, वैल्यूएबल बात बताऊंगा। 2 तरह से राहत देनी चाहिए सरकार को। पहली राहत ये देनी चाहिए कि मेरे भाई निगम जी, आपने इतना टैक्स दिया यार, आप तो बहुत बढ़िया आदमी हो, एयरपोर्ट में आप लाइन पे क्यों लगे हो? आप टैक्स पेयर हो, आपकी अलग लाइन लगवाते हैं।
एम्स में आपको बेड नहीं मिल रहा, आपके लिए स्पेशल रिजर्वेशन रखते हैं बेड का। आपको आज कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है, आपको आधार बनने में देर लग रहा है, आपको पासपोर्ट वीजा इमिग्रेशन के लिए डिले हो रहा है, आपने पासपोर्ट रीअप्लाई कराया, रिन्यू कराया, आपका पासपोर्ट आना चाहिए 24 घंटे में, बाकी आ रहा 24 दिन में, आपका 24 घंटे में आना चाहिए। टैक्स पेयर को सरकार एक छोटा सर्टिफिकेट देती है जिसको लेके किधर घूमे कोई फायदा नहीं। टैक्स पेयर को ये सारे, क्योंकि जिस व्यवहार पे दोगे पुरस्कार उसी को दोहराया जाएगा बार बार। एफर्ट विच इज अप्रिशिएटेड गेट्स रिपीटेड। नंबर 2, टैक्स पेयर को और क्या फायदा होना चाहिए? दूसरा, टैक्स पेयर के लिए इन्हें क्या करना चाहिए था कि टैक्स पेयर को छोड़े, जो टैक्स का चीटर है उसको पकड़े, इनकम टैक्स वहां से निकाल के लाए। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टैक्स इवेजन कर रहे हैं, उनको पकड़े। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको पकड़ नहीं पाए, उसके भी 14-15 तरीके हैं टैक्स इवेजन के। एनीवेज, ये फेसलेस हो रहे हैं इसको लेकर के। टेक्नोलॉजी, AI, ML से इन्होंने बहुत काम किया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सरकार काम नहीं कर रही है, मैं ये कहूंगा कि इस पर और काम किया जा सकता है। जो टैक्स चोरी कर रहा है वहां से कमाई बढ़ाएं, जो बेचारा ईमानदारी से दे रहा है उसकी कमर ना तोड़े। इसमें मैं आपके साथ हूं, लेकिन मैंने 2 बातों के साथ इसको डिटेल में समराइज किया। राहुल गांधी यात्रा पर निकले थे, बाहर जो यात्रा कर रहे थे। मेरा मानना है, पूछना है आपसे ये कि अगर आप सबको सलाह देते हैं, सबको मोटिवेट करते हैं, एक मौका आपको मिले कि राहुल गांधी को सलाह देनी है, उनको मोटिवेट करना है, तो आप क्या कहेंगे? हो क्या प्रश्न पूछे, राहुल गांधी को क्या सलाह देंगे? राहुल गांधी जी का पीछे किसी के थ्रू हमसे मिलने के लिए इनविटेशन आया था, मैं उनसे मिलूंगा, उनको प्राइवेटली सलाह दूंगा, पब्लिकली नहीं बताऊंगा। चलिए ठीक है सर। बस आखिर के 1-2 सवाल आपसे पूछूंगा कि हर व्यक्ति की ज़िंदगी में संघर्ष होता है, आपके जीवन में भी संघर्ष रहा, ठीक है, और हर सक्सेस हासिल कर चुके एक इंसान के पीछे कोई ना कोई एक महिला या कोई ना कोई एक इंसान ज़रूर होता है। आपके पीछे वो कौन लोग रहे जिन्होंने आपको वहाँ तक पहुँचने में मदद की, या आपका साथ दिया, या आपको मोटिवेट किया? 3 लोग जिन्होंने मेरी मदद करी। मेरे आंसर में क्लैरिटी होती है। पहला, मेरे गुरुजी, जिन्होंने मुझे ये दिशा दिखाई, कहा कि आप भगवद गीता लीजिए और बिजनेस और मैनेजमेंट की पढ़ाई कराइए, क्योंकि आपने मैनेजमेंट की पढ़ाई भी करी है, शास्त्रों की पढ़ाई भी करी है, इन दोनों पढ़ाई को जोड़ के देश की मदद करिए। तो पहला, मेरी सक्सेस की शुरुआत से लेकर अंत तक जो भी मेरे को अच्छा मिला उनके कारण, जो गलती हुई है मेरे कारण। तो पहले मैं अपने गुरुजी को प्रणाम करता हूँ। दूसरा, जो मुझे सक्सेस मिली उस सक्सेस में का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है मेरी कंपनी के लीडर्स का, जो दिन रात मेरी एब्सेंस में भी मेहनत करते हैं। मैं ऑफिस नहीं जा पाता, आज भी हम जिम में बैठे हैं, यहाँ चर्चा कर रहे हैं, अपने घर पे बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं, लेकिन लीडरशिप बहुत मजबूती से काम कर रही है, बहुत कमिटेड है, बहुत इंटेलिजेंट है, बड़ी फोकस्ड है, और तेज रिजल्ट, कैश, ग्रोथ, प्रॉफिट तीनों में ला रही है। तो वो दूसरा। और तीसरा, जो सबको बनाए रखता है, वो हमारा कंज्यूमर है। वो हमारे को व्यूअरशिप, एंगेजमेंट देता है। आज भी वर्ल्ड का नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल रन कर रहे हैं। एटलीस्ट 8-9 कैटेगरी, 12 कैटेगरी के अंदर वर्ल्ड में नंबर 1 है। इनके अलावा 11 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी बन गए हैं। ये सब हमारे कंज्यूमर के कारण हुआ है। जो कस्टमर सिग्नल देता है, मैं उस हिसाब से कंटेंट बना देता हूँ। एक सवाल था जो मैं आपसे पहले पूछना चाहता था, लेकिन वो पूछते पूछते अब आखिर में आ गया कि जब मैं आया तो आप जिम में व्यस्त थे। आप इतने व्यस्त रहते हैं अपनी पूरी ज़िंदगी में, इतना काम, आपके पास लोगों से मिलना होता है, आप कैसे समय निकाल पाते हैं जिम में? और ये जिम आपका मोटिवेशन कैसा है? क्योंकि अक्सर लोग, मुझे से लोग जिम शुरू करते हैं और 2 दिन में छोड़ देते हैं, तो जिम के अंदर मोटिवेशन कैसे आता है? निगम जी, इस प्रश्न को मैं पूरा करता हूं। अच्छा प्रश्न है आपका, और ये प्रश्न हो सकता है वायरल भी हो जाए आज लोगों को, क्योंकि इस मैसेज की जरूरत है। जिंदगी में जिम ने लोगों को 4 चीजों की जरूरत है। अब मैं 4 चीजों पे ध्यान देता हूं, ठीक है? तैयार? पहली चीज होती है, मैं 4 चीजों को ऐसे समझाता हूं, एक ये, एक ये, एक ये और एक जेब। ये 4 चीजें, ठीक है? जेब मतलब पैसा कमाना नहीं रुकना चाहिए। आपको पैसा कमाने की आदत पड़नी चाहिए कि आप ढंग से अच्छा पैसा कमाओ, ताकि बाकी सबकी आप मदद कर पाओ, सेवा कर पाओ, उसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, उसको सबके इकोसिस्टम में मदद करो। तो पैसा आपको कमाना आना चाहिए, रेगुलर कमाना चाहिए, बढ़ बढ़ के कमाना चाहिए। पहला चीज, तो मैं उसमें समय लगाता हूं। दूसरा, इस पे समय लगाता हूं। रोज सीखना, रोज अपने आप को लर्निंग कराना, रोज सीखना, रोज लर्निंग कराना, रोज सीखना, रोज लर्निंग कराना। क्योंकि भाई साहब, अनपढ़ वो नहीं जो पढ़ नहीं पाते, अनपढ़ वो है जो सीखना नहीं चाहते। इसलिए सीखना बहुत जरूरी है। अगर ऐसे ही पढ़े रहोगे तो आगे चल के बहुत पड़ेगी, तो इसलिए पढ़ते रहो, बहुत अच्छा है। तो ये हो गया दूसरा। एक जेब बताया, एक दिमाग बताया। अब आते हैं आपको तीसरा, वो है आपका दिल। दिल हमेशा तब खुश रहेगा जब आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ोगे, जब मन को संतुष्ट रखोगे, थोड़ा घूमोगे फिरोगे और आध्यात्मिक प्रगति करोगे, मन को संतुष्ट स्पिरिचुअलिटी के साथ रखोगे। और चौथा है आपकी हेल्थ, वो आपका फिजिकल।
है ना। तो मैं जिम में रोज समय लगाता हूँ, जिम में लगाता हूँ, इधर फुटबॉल कोर्ट है उसमें लगाता हूँ, बैडमिंटन कोर्ट में लगाता हूँ। 1.5 घंटे से 2 घंटे का मेरा फिजिकल एक्टिविटी रोज रहता है। ये चारों पे समय लगाता हूँ। जो इंसान इन चारों पे समय लगाता है उसको कौन हराएगा? वो जिंदगी में रोज प्रगति करेगा, आनंद लेगा, उसका आनंद कभी रुक नहीं सकता है। ये 4 चीजों पे अपने आप को नंबर दे दीजिएगा, अपने आप को स्कोर दे दीजिएगा। चारों में 10 में से स्कोर दीजिए। हेल्थ में कितना काम कर रहे हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में कितना काम कर रहे हैं, लर्निंग पे कितना काम कर रहे हैं, फाइनेंशियल लाइफ पे कितना काम कर रहे हैं। बस ये 4 में 40 में से जब अपने आप को 35 के ऊपर देखेंगे टोटल, तो आप समझ लीजिए जीवन ठीक है। नहीं तो जिस एरिया में गड़बड़ है उसको ठीक करना शुरू कर दीजिए। विवेक जी, आपने हमको समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके मजा आया।